गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो आपका पोम है पोम नंबर 9 इंग्लैंड इन 1819। इफ़ यू हैव योर बुक्स वेल एंड गुड, नहीं है तो आई विल जस्ट ट्राई टू शो द पिक्स एंड नरेट द स्टोरी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल चलो हम पोइट के बारे में जान लेते हैं। पी.बी. शेली इज़ द पोइट हियर। पोइट के बारे में देखिए, ए लीडिंग पोइट ऑफ द रोमांटिक मोमेंट was born on August 4th, 1792 in an aristocratic family of England. Aristocratic मतलब बहुत अमीर, full well versed, okay, पैसे वाले. He got his education at Sion House Academy and Eton. He was sent to University College Oxford in 1810. 1810 में देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी गए थे ये. बट ड्यू टू हिज रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. लेकिन ये यूनिवर्सिटी से उनको निकाल दिया गया था. वजह रेवोल्यूशनरी यानी नए सुझाव, नए आइडियाज़ के साथ बात करना, खुलेआम बात करना, बोलना बहुत पसंद करते थे, जिसको बर्दाश्त नहीं किया गया कॉलेज में. ही रिवोल्टेड अगेंस्ट द अथॉरिटीज़ ऑफ स्टेट एंड रिलीजन. तो देखिए पूरे स्टेट के ऊपर बात करता था वो, रिलीजन के ऊपर बात करते थे वो बेझिझक. जो उनका मत था वो बिल्कुल फ्रैंकली, बहुत बोल्डली बोलते थे वो. इसी वजह से शायद वो यूनिवर्सिटी में से भी निकाल दिए गए थे. एट द एज ऑफ 19 ही सीक्रेटली मैरिड हैरियट वेस्टब्रुक. तो चुपचाप इन्होंने 19 साल की उम्र में हैरियट से शादी कर लेते हैं. विच वॉज नॉट ए हैप्पी यूनियन. लेकिन कुछ ये अच्छा शादी नहीं रहा. हैरियट कमिटेड सुसाइड इन 1816. 1816 में उन्होंने सुसाइड भी कर लिया. अब शेली ने फिर से दोबारा भी शादी की मैरी गॉडविन के साथ, जिनके फादर जो थे वो बहुत ज़्यादा उन शेली को पसंद करते थे, उनके सोशल आइडियोलॉजी वगैरह को. शेली लेफ्ट इंग्लैंड आई एम सॉरी बच्चों, बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा था. ओके, शेली लेफ्ट इंग्लैंड एंड वेंट टू इटली. इटली में रहे वो, और बाकी के उनके जो 4 साल थे ज़िंदगी के, उन्होंने वहीं पर ही जिया. ही डाइड बाय ड्राउनिंग एट द एज ऑफ 30. और 30 साल की उम्र में उनकी डूबने से मौत हो गई. सी एट ए वेरी यंग एज, 30 एज में उनकी डेथ भी होगी. एंड ही वॉज ए रिनाउंड राइटर. नाउ देखिए टाइटल ही हमें बता रहा है इंग्लैंड इन 1819, यानी उस वक्त के ऊपर इन्होंने बोलते भी बहुत थे ये. ही यूज़ टू प्रेजेंट हिज आइडियाज़ एंड व्यूज़. सो उसी के ऊपर बेस्ड है ये. अब अबाउट द पोएम. इन दिस पोएम सोनेट द पोएट हैज़ डिपिक्टेड ए रियल पिक्चर ऑफ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंग्लैंड इन 1819. देखो पॉलिटिकल क्या था उस वक्त, उसके बारे में बताया है खुल के इस कविता में. इकोनॉमिक यानी फाइनेंशियली क्या पोजीशन थी इंग्लैंड के 1819 में. इट इज़ एन अटैक ऑन द प्रिवेलिंग सोशल ऑर्डर एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ऑफ द एज. तो उस वक्त में जो सोशल ऑर्डर था, यानी ऊंच नीच, या एक कैस्ट को बहुत ज़्यादा ऊपर रखना, दूसरों को नीचे दबाना. इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी यानी अमीर बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं. तो उस एज के बारे में बताया था. देयर वॉज ए कॉन्स्टेंट स्ट्रगल बिटवीन द रिच एंड द पुअर. तो अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था. द ऑप्रेसर एंड द अपोज्ड. ऑप्रेसर माने जो दबदबा बना के रखने वाला, ऑप्रेस्ड माने जो दबते हैं, जैसे मजदूर हो गए. लिबर्टी एंड टायरानी. लिबर्टी माने आज़ादी, टायरानी माने रूल. एंड ईविल एंड गुड, अच्छाई और बुराई के खिलाफ. तो इतना कुछ इसके बीच में ये चल रहा था यहाँ पर. ठीक है. किंग जॉर्ज थर्ड एंड हिज 9 sons वर डिसलाइक्ड बाय द पब्लिक बिकॉज ऑफ देयर क्रुएल्टी एंड आइडलनेस. तो किंग जॉर्ज थर्ड जो थे, उनके 9 बेटे थे. 9 बेटे जो है बहुत ही बदसलूकी, बहुत ही क्रुएल्टी थे. ज़्यादा उन्होंने कुछ गौर नहीं किया, लोगों के बारे में सोचा नहीं. दे कुड नीदर सी नॉर फील नॉर नो. उन्होंने कभी ना तो देखने की कोशिश की गरीबी या दुख को, नॉर फील, कभी भी ये नहीं जानने की भी कोशिश नहीं की क्या किस तरह से गुजर रही है उन लोगों की ज़िंदगी. द पोएट वांटेड हिज कंट्री टू बी फ्री फ्रॉम दीज लीच लाइक रूलर्स सो दैट पीपल कुड लिव इन ए वर्ल्ड ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस. तो जो हमारा पोएट है पी.बी. शेली, वो चाहते थे कि हमारी जो जनता है, जो लोग हैं,
वो आज़ाद हो जाए इन लीच। लीच माने वो इंसेक्ट जो आके आपके ब्लड को सक करता है, आपके बदन को चिपक जाता है जब वो, तो ब्लड पीता है वो, एंड आपको पता भी नहीं लगेगा। लीच को हिंदी में जोंक भी कहते हैं, जोंक। ओके, तो पोएट का ये ख्याल था कि इन लीच जो है, इस तरह के जो पॉलिटिशियंस हैं या किंगशिप है, इन लोगों से छुटकारा मिले और सभी को आज़ादी मिले, हक मिले और न्याय मिले, जस्टिस मिले। अब डिटेल्ड समरी देख ले जाते हैं। इन दिस ब्यूटीफुल सोनेट, सोनेट माने होता है बच्चों 14 लाइन पोएम, जिसमें सोनेट 2 टाइप्स के होते हैं, पेट्रार्कियन सोनेट और शेक्सपियन सोनेट। 14 लाइन पोएम में इसमें ये होता है कि जो 12 लाइन में जो चीज़ बताई जाती है, कहानी या जो भी है, जिस चीज़ के बारे में डिस्कशन हो रहा है, और लास्ट 2 लाइन्स में वो कंक्लूडिंग में वो है ना बिल्कुल पलट देते हैं, यानी बिल्कुल टर्निंग पॉइंट या कोई मैसेज, इस तरह से पोएम होता है। द पोएट डिस्क्राइब्स द पैथेटिक कंडीशन ऑफ इंग्लैंड इन 1819। तो इस सोनेट में कवि ने क्या डिस्क्राइब किया? पैथेटिक, पैथेटिक माने दयनीय कंडीशन 1819 इंग्लैंड की। देयर वॉज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो पॉलिटिकली स्टेबल नहीं था, कभी किसी का आ रहा है रूल, कभी कोई कर रहा है। एंड इकोनॉमिक एंड सोशल अनरेस्ट एट दैट टाइम, इकोनॉमिक माने कहीं पर भी बराबर का समानांतर रूप से पैसे नहीं थे सब जगह, यानी गरीबी बहुत थी, हद से ज़्यादा। सोशल अनरेस्ट यानी सोशल यानी आपस में तालमेल न रखना, जाति के ऊपर या पॉलिटिकल के ऊपर के वजह से, ठीक है। किंग जॉर्ज III रूल्ड ओवर इंग्लैंड हु हैड become the subject of criticism of people due to his old age and mental illness। किंग जॉर्ज III जो है रूल कर रहे थे और मुद्दा बने हुए थे वो, हर किसी को, हर कोई उनकी निंदा कर रहे थे। एक तो वो ओल्ड एज हो चुकी थी उनकी, और उनकी मेंटल इलनेस यानी दिमागी तौर पे से वो ठीक नहीं थे। एक्सक्यूज मी। ही हैड 9 sons who were also equally worthless। 9 बेटे थे, वो भी बराबर के ना कामयाब थे और ना ही ढंग के काम करने वाले थे। द पोएट कॉल्स देम मड फ्रॉम ए मडी स्प्रिंग, तो ऐसी मिट्टी जो कि स्प्रिंग के सीज़न में मिलते हैं, यानी वो जो ढह जाते हैं जिससे कुछ नहीं बनता। दे कुड नीदर बिकम फैट बाय सकिंग द ब्लड, और दे कुड नीदर सी नॉर फील नॉर नो, कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, ना महसूस कर पा रहे थे लोगों की गरीबी, दुख। So the poet wants this country to be free from leech-like rulers और who have become fat by sucking the blood of common people। तो लीच माने वो जो है वो क्या कर रही है, गरीब लोगों का खून पी पी के मोटे होते जा रहे हैं। He says that these leeches, these rulers will not live until they become blind due to the excess of blood of the people। और बोले ये अंधे हो चुके हैं क्योंकि हद से ज़्यादा जो है खून पी रखा है, और ये तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक खून इनके सर के ऊपर से ना बह जाए। Then the poet gives a reference to the killing of a number of innocent people at St. Peter's Fields। तो एक एग्जाम्पल बताया गया है कि सेंट पीटर फील्ड जगह पे काफ़ी हाथापाई या फिर कुछ किलिंग हुआ था, यानी मारा गया था मासूम लोगों को। दिस पीपल हैड कम टू डिक्लेयर देयर सपोर्ट फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बट वर अरेस्टेड एंड अटैक्ड बाय द आर्मी। ये वो हादसा था, सेंट पीटर फील्ड में लोग जमा हो गए थे, इंग्लैंड के लोग, ये आवाज़ उठाने के लिए कि उन्होंने ये आवाज़ उठाई थी कि हमें हक दिया जाए कि हम खुद चूज़ करें हमारे हेड कौन है, यानी हमारे कंट्री का रूलर कौन है। लेकिन उनके ऊपर अटैक किया गया, आर्मी ने अटैक किया और उनको मारा। द पोएट इज़ सैड टू थिंक दैट इन दिस कंट्री इवन लॉ एंड रिलीजन आर इन फेवर ऑफ द रिच एंड पावरफुल पीपल। तो पोएट को यहाँ बहुत दुख होता है कि इस देश में कानून भी सिर्फ रिलीजन का समर्थन कर रहा है और अमीर लोगों को उसका समर्थन कर रहा है। दिस काइंड ऑफ डिक्लाइन विल सर्टनली अराउज ए ग्लोरियस फैंटम फ्रॉम इट्स ग्रेव हु विल इल्यूमिनेट द कंट्री विद द लाइट ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस फॉर ऑल। कहते इस तरह का जो पतन हो रहा है, इससे क्या होगा कि एक ऐसा तूफान आएगा जहाँ पर कब्र से कोई ऐसा रोशनी या कोई ऐसा शख्स आएगा जो इस देश को इन लोगों से बचाएगा और सभी को इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस मिलेगी। तो इस तरह से एक उम्मीद, देखिए लास्ट के लाइन में उम्मीद दिखाई कि कहीं से कोई आएगा और हमें इनसे बचाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये समरी है आपके इसकी इंग्लैंड, आपको बस
नाम याद रखना है पोएट का। फर्स्ट स्टैंजा है एन ओल्ड मैड ब्लाइंड डिस्पाइज्ड एंड डाइंग किंग। तो डाइंग किंग आते ही आपको ध्यान हो जाना चाहिए कि इंग्लैंड इन 1819 पोएम में से लिया गया है। एक्सप्लेनेशन में वही है कि किंग जॉर्ज किंग थर्ड जो है ओल्ड हो चुके थे, मैड हो चुके थे, ब्लाइंड हो चुके थे ऑन हिज, और वो भी डेथ यानी मृत्यु की शैनी पे थे। और इनके जो 9 के 9 बेटे थे वो यूज़लेस थे और किसी काम के नहीं थे। और वही चीज़ है जो हमने इसमें पढ़ा है समरी में। और वो खा पी के मतलब वो अपने ही मस्त में रहते हैं, गरीबों का खून चूस चूस के वो मोटे हो गए हैं, लेकिन वो कोई परवाह नहीं है लोगों के बारे में। सेकंड स्टैंजा है पीपल स्टार्व्ड एंड स्टैब्ड इन द अनटाइल्ड फील्ड। देखिए स्टार लोग गरीबी से भूखे मर रहे हैं और उनके खंजर से मारा गया उनको फील्ड में। द आर्मी एंड लिबर्टिसाइड एंड प्रे। तो एन आर्मी अगर आ जाता है तो आपको याद होना चाहिए ये स्टैंजा इस पोएम से लिया गया है। इन दिस लाइन्स द पोएट गिव्स ए रेफरेंस टू द पीटरलो मैसाक्रे इन विच सेवरल इनोसेंट पीपल वर किल्ड एंड मैनी वर इंजर्ड। पीटर फील्ड जो है वहाँ पर मैसाक्रे माने खून खराबा, दिन दहाड़े मार काट करना, तो आर्मी ने किया था। दे वर स्टार्व्ड एंड अटैक्ड बाय द आर्मी एट सेंट पीटर्स फील्ड। तो उन लोगों को पे अटैक किया गया था, मार दिया गया। दिस आर्मी वॉज ए किलर ऑफ लिबर्टी एंड एक्टेड टू ए 2-edged स्वॉर्ड। तो बोले ये आर्मी है ना 2 धारी तलवार की तरह काम कर रही थी, एक तरफ मार रहे हैं और दूसरी तरफ दिखा रहे हैं कि हम राजा के वफादार हैं। दो द लॉज सीम टू बी रिफॉर्मेटिव येट दे अटैक द कॉमन पीपल ओनली टू किल दैम। कहते हैं यूँ तो कानून बना हुआ था लेकिन सिर्फ कानून किसके लिए था कि गरीबों को मार दें। ओके, थर्ड स्टैंजा रिलीजन क्राइस्टलेस गॉडलेस बुक सील्ड। कहता है ऐसा रिलीजन जहाँ पर जीसस क्राइस्ट नहीं है, कोई भगवान नहीं है, और वो इस तरह का बुक है जो सील हो चुका है रिलीजन में। इसमें क्या बताया है, द पोएट सेज दैट इन 1819 इन इंग्लैंड रिलीजन हैड बिकम क्राइस्टलेस एंड गॉडलेस। कि रिलीजन क्या बन गया था कि कोई भगवान नहीं, कोई दिशा नहीं। इट वॉज लाइक ए सील्ड बाइबल यूज फॉर ओनली पीपल इन पावर। तो एक तरह से सील कर दिया है बाइबल को, ग्रंथ को, जो सिर्फ अमीर लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पार्लियामेंट में जो हैं, जो पावरफुल हैं, उन्हीं के हाथ में थी सभी बागडोर देश की। वो जैसा कानून पास करते वैसे ही कॉमन पीपल के ऊपर डाल देते, जिसके वजह से आम आदमी बहुत परेशान हो रहे थे। बट द पोएट इज़ होपफुल फॉर द ब्राइट फ्यूचर। ही सेज दैट ए ग्लोरियस विजन विल कम आउट ऑफ द ग्रेव्स of this rotten condition of the poor people, which will bring glorious days for the people and exploited strata of society. तो कैसे रोशनी आएगी कब्र से, जहाँ पर ये सड़ी गली जो प्रथा है ये सब कुछ ख़त्म कर देंगे और हमें बहुत अच्छी सोसाइटी और अच्छे दिन दिखाएंगे। इस तरह से ये पोएम एंड होती है। ओके।